हेलो एवरीवन, वेलकम टू UICS यूट्यूब क्लास। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे भारत के संवैधानिक इतिहास का सेकंड पार्ट। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जो विदेशी कंपनियां हैं ये भारत क्यों आती हैं और किस प्रकार से आती हैं। ठीक है, तो इसमें हमने पढ़ा था कि लगभग जो 6 विदेशी कंपनियां हैं वो क्या करती है, भारत पर आती हैं। तो उनका क्रम आपको याद रखना है और उनमें से दो जो विदेशी कंपनियां हैं ना, उनके बारे में आपको याद रखना है। तो इसमें से हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में कि भारत में जो यूरोपीय कंपनी आए थे उनमें से सबसे पहले कौन सा था। तो सबसे पहले इसमें से वो था पुर्तगाल, जो कि 1498 में आएगा भारत। इसके बाद था ब्रिटेन, जो कि 1600 में आएगा। ब्रिटेन के बाद था डच, जो कि 1602 में आएगा। उसके बाद डेनिस 1616 में, फिर फ्रांस 1664 में, और इसके बाद जो है स्पेनिश कंपनी जो है वो भारत आती है। इसमें से हमको जो मेन कंपनियों का नाम याद रखना है वो है एस्तादो द इंडिया। एस्तादो द इंडिया जो कि किसी कंपनी है पुर्तगाल की, और ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि सबसे महत्वपूर्ण है इस संवैधानिक इतिहास से के संबंध में। ठीक है, तो हमें एस्तादो द इंडिया का बस नाम याद रखना है कि एस्तादो द इंडिया करके कोई कंपनी थी जो किसकी थी, पुर्तगाल की थी, जो सबसे पहले कहाँ आई थी, भारत आई थी व्यापार करने के लिए। तो यहाँ पर जो सबसे शक्तिशाली जो बन के निकलेगा वो होगा ब्रिटेन का ईस्ट इंडिया कंपनी। तो कभी भी हम भारत का जब संवैधानिक विकास पढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं, इस बुक में भी डायरेक्ट इसके बारे में स्टार्ट होता है 1773 में। लेकिन उससे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमको जानना है वो है ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, क्योंकि यही तो वो कंपनी है जो व्यापार करने आएगी और क्या करने लग जाएगी, हमारे ऊपर प्रशासन करने लग जाएगी। तो हमको पहले तो इसको समझना पड़ेगा कि ये जो छोटी सी जो कंपनी थी जो सिर्फ क्या करने आ रही है, व्यापार करने आ रही है, ये इतना शक्तिशाली कैसे हो जाता है कि पूरे भारत पर राज करेगा। ठीक है, तो हमको क्या करना है, आज इसके बारे में पूरी सारी चीज़ें समझनी है कि ये जो कंपनी है ये किस प्रकार से बनेगी और इसका काम क्या रहेगा और ये कैसे और क्यों इतना शक्तिशाली बन जाता है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं इसके बारे में। तो हमको जो पढ़ना है वो आज हम पूरा कम्प्लीटली इसके बारे में देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है। तो इसके बारे में जैसे हमको जब बुक पढ़ते हैं तो पता चलता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी रहती है ये 1600 ईस्वी में क्वीन एलिजाबेथ से अधिकार पत्र चार्टर प्राप्त करके क्या आ जाता है, भारत पे आ जाता है। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करेगा, शाही अधिकार पत्र प्राप्त करेगा और भारत आ जाएगा व्यापार करने के लिए। लेकिन थोड़ा सा पीछे हम चलते हैं, इसके बारे में जानेंगे कि ये बनेगा कैसे। तो हर कंपनी के पीछे किसी ना किसी का हाथ होता है। तो यहाँ पर 2 व्यक्ति के बारे में हमको जानना है, जो है जॉन वॉट और जॉर्ज वाइट। ये 2 व्यक्ति रहते हैं, ये 2 मित्र रहते हैं। ये क्या करते हैं, ये बैठकर सोचते हैं कि हमको क्या करना है, कुछ व्यापार करना है और इसके लिए हमको क्या बनाना पड़ेगा, कोई कंपनी बनाना पड़ेगा। लास्ट वीडियो में हमने देखा था, पूरा आपको मैप के थ्रू मैंने बताया था कि भारत प्रमुख किसके लिए जाना जाता था, तो वो मसालों के लिए जाना जाता था। और उसके साथ ही क्या करना चाहते थे, लोग व्यापार करना चाहते थे। चूँकि स्थल मार्ग यहाँ पूरी तरीके से बंद हो गया था तो इसके लिए क्या किया गया था, जल मार्ग खोजा गया था। तो हमने उसमें देखा कि सबसे पहले पुर्तगाली क्या करते हैं, भारत के साथ व्यापार करते हैं और बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाएंगे। उनको देख के ही ब्रिटेन वाले जो है मोटिवेट हो जाते हैं और ये जॉन वॉट और जॉर्ज वाइट भी मोटिवेट हो जाते हैं। तो इनके द्वारा क्या किया जाता है, इनके दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना हम भी क्या करें, पूर्वी देशों के साथ व्यापार करें। और पूर्वी देश की बात करेंगे तो सबसे प्रमुख देश कौन सा रहता है, भारत। ठीक है, तो आइए जानते हैं हम इनके बारे में। तो क्या होता है, इसकी शुरुआत किस प्रकार से होगी। तो ये जो 2 व्यक्ति रहते हैं ये क्या करते हैं, अपना प्लानिंग बना लेते हैं। इसके बाद मीटिंग किया जाएगा। तो इसकी शुरुआत होती है इंग्लैंड के फाउंडर्स हॉल में एक मीटिंग होता है और इस मीटिंग का उद्देश्य क्या रहता है, अपने प्लान को बताना। इनके प्लान का उद्देश्य क्या रहेगा कि जो भी पूर्वी देश है, पूर्वी देशों मुख्यतः कौन से, भारत, इनके साथ क्या करना है, हमको व्यापार करना है। ठीक है, तो हमें कंपनी बनाएंगे जिसका काम क्या रहेगा, ये ट्रेड करेगा। ठीक है, व्यापार करेगा किसके साथ, भारत के साथ। तो ये जो मीटिंग है वो कहाँ हो रहा है, ये हो रहा है फाउंडर्स हॉल में। तो ये नाम याद रखना आप, कहाँ हो रहा है, ये फाउंडर्स हॉल में हो रहा है। और 24 सितंबर 1599 को ये मीटिंग होता है। और ये मीटिंग में ये सारी चीज़ों के बारे में ये डिस्कस कर लेते हैं कि हम इस तरीके से क्या करेंगे, व्यापार करेंगे। लेकिन ये कहाँ की कंपनी है, ये ब्रिटेन की कंपनी है, इंग्लैंड की कंपनी है। और आपको अगर किसी अपने देश से बाहर अगर कुछ काम करना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको अपने देश के जो प्रमुख व्यक्ति हैं उनसे क्या लेना पड़ता है, आदेश लेना पड़ता है। ठीक है, तो इनके पास पूरा प्लान रेडी है। बस इनको चाहिए क्या, इनको चाहिए एक अनुमति पत्र।
ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये जो सारा इनका प्लान है ये अच्छे तरीके से बना के किसको बताते हैं, क्वीन एलिजाबेथ के पास इसको क्या किया जाता है, भेजा जाता है। क्वीन एलिजाबेथ के पास भेजा जाता है तो ये कुछ दिन इसके बारे में सोचती है, फिर इनको भी क्या होता है, यहाँ पर कुछ प्रॉफिट दिखता है तो ये भी क्या करती हैं, इसको स्वीकार कर लेंगी और जो कंपनी है उसको 15 वर्षों का अधिकार पत्र दे देती है। 15 वर्षों का क्या दे देती है, चार्टर दे देती है कि तुम जाओ और क्या करो, भारत के साथ जो है वो व्यापार करो। ठीक है, तो ये अधिकार पत्र इनको मिल गया। तो ईस्ट इंडिया जो कंपनी रहती है इसके बारे में हम देखते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ना, इसके अंतर्गत कुल 217 भागीदार रहते हैं। भागीदार मतलब 217 लोग इसमें क्या करते हैं, ये 2 व्यक्ति जॉन वॉट और जॉर्ज वाइट के अलावा भी क्या करते हैं, कुछ इसमें इन्वेस्टर रहते हैं, क्योंकि ये जो कंपनी बन रही है वो बड़े स्केल पे बन रही है। ये कोई छोटा सा दुकान नहीं खोल रहा है जहाँ पर 2 लोगों ने पैसा लगाया और दुकान खुल गया। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक कंपनी खोला जा रहा है और किसी भी कंपनी में क्या करना पड़ता है, कुछ शेयर होल्डर रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 217 भागीदार रहेंगे और जो कुल इन्वेस्टमेंट यहाँ पर किया जाएगा वो किया जाएगा 30,133 पाउंड का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया जाता है। ये करके क्या बनती है, एक कंपनी बनती है। अब किसी भी कंपनी के को इस्टेब्लिश करने के लिए क्या चाहिए, 2 चीज़ें प्रमुख होती है, एक तो इन्वेस्टर और दूसरे होते हैं कंट्रोलर। इन्वेस्टर मतलब जो पैसा डालेगा और कंट्रोलर मतलब जो उस कंपनी को क्या करेगा, चलाएगा। ठीक है, तो इसके बाद इसको हम बारी बारी से समझते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं हम इन्वेस्टर में। तो इन्वेस्टर इनको क्या बोला जाएगा, इनको कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर इनको बोला जाएगा। हिंदी में क्या बोलेंगे, इसको स्वामी मंडल बोलेंगे, क्योंकि जो पैसा लगाएगा वही क्या है, वही स्वामी रहेगा। तो यहाँ पर कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर है जिसे स्वामी मंडल कहा जाएगा। इनका काम क्या रहेगा, इनका काम रहेगा कि इनको क्या करना है, कंपनी को धन उपलब्ध कराना है, कंपनी को क्या करना है, पैसा देना है। ठीक है, तो ये होते हैं कौन, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर। अब पैसा तो इन्होंने लगा दिया, पैसा मिल गया इनको 30,000 पाउंड जो अपन देखे ऊपर में, ये सब मिल गया। अब क्या करना है, अब कंपनी का संचालन करना है, कंपनी को चलाना भी है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको कंट्रोलर बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये कंट्रोलर का काम क्या रहता है कि ये क्या करते हैं, ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करेंगे। इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, या हिंदी में इसी को बोलते हैं निदेशक मंडल। ठीक, तो यहाँ पर ये डिसाइड करते हैं कि ये जो हमारा मंडल रहेगा ना, इसमें हम क्या करेंगे, एक गवर्नर रखेंगे और 24 मेंबर रखेंगे। ठीक, अब यहाँ पर क्या होगा कि ये जो कंट्रोलर रहेंगे, अब इनको कहाँ से लाएंगे, इनको बाहर से लाएंगे क्या, तो बाहर से यहाँ पे नहीं लाएंगे, क्योंकि जो आदमी पैसा लगा रहा है वही चाहेगा कि मैं क्या करूँ, इस कंपनी को चलाऊँ। ठीक, अब यहाँ पर जो 217 लोग मिलकर जो पैसा लगा रहे हैं ना, तो उसमें याद रखना कि ये कभी भी जो इन्वेस्टमेंट होता है, कभी भी जो इन्वेस्टर होते हैं, तो इसमें से ज़रूरी नहीं कि सभी क्या हो, कंट्रोलर हो, सभी क्या करें, कंट्रोल करें। क्योंकि ये जो 217 लोग रहते हैं ये क्या करते हैं, अपने क्षमता के अनुसार क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसमें से किसी का 100 पाउंड लगा होगा, किसी का 5,000 पाउंड लगा होगा, किसी का 20 पाउंड लगा होगा, किसी का 1 पाउंड लगा होगा। ठीक है, तो ये अलग अलग क्या होते हैं, इन्वेस्टर रहते हैं। तो यहाँ पर डिसाइड किया जाता है कि क्या करते हैं हम, इन्हीं जो कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर है ना, इनसे ही हम क्या करते हैं, निदेशक मंडल बनाते हैं, जिसमें हमको 24 मेंबर और एक गवर्नर की ज़रूरत है। तो अब इसके लिए क्या किया जाएगा, इसके लिए 217 है। 217 को तो हम बना नहीं सकते क्योंकि क्राइटेरिया हमारे पास कितना है, 24 मेंबर का है। तो अब यहाँ पर एक डिसीजन लिया जाता है कि हम क्या करते हैं, एक चुनाव कराते हैं। ठीक है, और इस चुनाव से हम क्या करेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और मेंबर को चुनेंगे। अब चुनाव कराना है तो कोई नियम लगाना पड़ेगा ना, नहीं तो सभी 217 लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कूद जाएंगे चुनाव में। तो यहाँ पर बोला जाता है कि ऐसे इन्वेस्टर या ऐसे व्यक्ति जिन्होंने 200 पाउंड लगाया है, ठीक है, 2000 पाउंड लगाया है, ये क्या कर सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है, किसके लिए, गवर्नर के लिए। ठीक है, गवर्नर और मेंबर के लिए ये सब क्या कर सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं। और ऐसे इन्वेस्टर जिन्होंने 500 पाउंड लगाया है, ये क्या कर सकते हैं, ये वोट दे सकते हैं और ये कंपनी के सदस्य बन सकते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे जिन्होंने 500 पाउंड इन्वेस्ट किया है ना, ये गवर्नर नहीं बन सकते, ये सब क्या बन सकते हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य बन सकते हैं और इनके पास वोट देने का अधिकार है। इसका मतलब ये है कि जिनका 500 से कम पैसा लगा है वो क्या कर सकते हैं, वो वोट नहीं दे सकते। ठीक है, तो इसी पद्धति से यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो चुने गए। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का चुनाव हो गया। ठीक है, आपके पास इन्वेस्टर है, आपके पास कंट्रोलर है निदेशक मंडल चलाने के लिए। लेकिन आपको याद, अगर आपको नहीं पता होगा तो एक चीज़ आपको याद रखना है कि
जो कंट्रोलर रहते हैं ना, इनको भी किसी के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, इनके ऊपर भी किसी को बैठाया जाता है ताकि वो क्या करे, इस सारी चीज़ों का संचालन कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमको क्या करना पड़ेगा, एक परिषद बनाना पड़ेगा, एक काउंसलिंग बनाना पड़ेगा। जैसे आप क्रिकेट का अगर एग्जांपल लोगे तो हमारे जो भारतीय जो क्रिकेट है इसको कौन कंट्रोल करता है, तो इसको BCCI कंट्रोल करता है। उसी तरीके से अगर ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट की बात करेंगे तो इसे क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया कंट्रोल करता है। इंग्लैंड की बात करेंगे तो इनका अपना अलग बोर्ड है, पाकिस्तान का अपना अलग बोर्ड है। लेकिन इन सब को कंट्रोल करने वाला कौन है, इन सब के ऊपर कौन बैठा है, तो इन सब के ऊपर बैठा है ICC, जो क्या करते हैं, इनका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय दुबई में आपको मिलेगा। इनका काम क्या रहता है, इन सबको कंट्रोल करना। ठीक है, तो इसी तरीके से जो परिषद रहता है ना, वो क्या करता है, जो सबसे हेड होता है वो क्या करेगा, कंट्रोल करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या एक परिषद बनाया गया, एक काउंसिल बनाया गया, जिसपे कुल 5 सदस्य रहेंगे, जो 5 सदस्यों से मिलकर बनेगा। और इसी काउंसिल का जो प्रमुख रहता है वो आगे जाकर क्या बनता है, गवर्नर बनेगा। ठीक है, ये आगे जाके क्या बनेगा, गवर्नर बनेगा, जो अपन बाद में पढ़ेंगे, बंगाल के गवर्नर, मुंबई के गवर्नर। तो ये जो है इसी परिषद, इसी काउंसिल के प्रमुख व्यक्ति होंगे। इस 5 में से कोई एक व्यक्ति रहेगा जो काफ़ी प्रमुख रहेगा, जो आगे जाके क्या बनेगा, गवर्नर बनेगा। क्लियर है यहाँ तक का। अब कंपनी खोल लिए, कंपनी खोलने के बाद एक नई कंपनी है, और नई कंपनी है और बिल्कुल नया काम करने जा रहा है। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, कर्मचारी चाहिए। और कर्मचारी भी क्या कर्मचारी जो रहेंगे उनको आपको किसी प्रकार का प्रलोभन देना पड़ेगा, क्योंकि ये सब कहाँ जाकर काम करेंगे, ये सब अपने देश से बाहर जाकर काम करेंगे। तो यहाँ पर जो भी कर्मचारी रहते हैं ना, इनको क्या किया जाता है, इनको बोला जाता है कि आप आओ हमारे यहाँ पर जॉब करो। तो कंपनी के साथ तो आप काम करोगे ही, कंपनी में आप एम्प्लॉय हो ही, है ना। अब एम्प्लॉय हो तो आपको क्या मिलेगा, वेतन भी मिलेगा। लेकिन वेतन के साथ साथ आप क्या कर सकते हो, अपना निजी व्यापार कर सकते हो, अपना साइड बिजनेस भी कर सकते हो, जिससे आपको क्या हो जाए, थोड़ा बहुत आमदनी हो जाए। ठीक है, और यही वो कारण रहता है जिसकी वजह से क्या होता है, इस ईस्ट इंडिया कंपनी में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार होता है। और इसी भ्रष्टाचार को कंट्रोल करने के लिए फिर क्या बनते हैं, बहुत सारे एक्ट बनेंगे। ठीक है, तो यही मेन कारण रहेगा कि क्या होगा, ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा भ्रष्टाचार से लिप्त हो जाएगी, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, अपने कर्मचारी को एक छूट दे रहे हो कि वो वेतन भी ले और क्या करे, अपना निजी व्यापार भी करे। और जाहिर सी बात है, कोई भी व्यक्ति सबसे पहले किसको देखता है, अपने निजी व्यापार को देखेगा, अपने स्वार्थ को देखेगा, जिसकी वजह से क्या हो जाती है, कंपनी में काफ़ी ज़्यादा भ्रष्टाचार हो जाता है। ठीक है, ये सब चीज़ हो जाता है। और जो कंपनी ये कहाँ होती है, भारत आकर व्यापार करने लग जाती है। अब इनको व्यापार करते कुछ टाइम ही हुआ रहता है, और 1603 में क्या होता है कि इनकी जो क्वीन रहती है, क्वीन एलिजाबेथ, इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, कंपनी को अपना अधिकार पत्र दिया था, 15 वर्षों का अधिकार पत्र दिया था, इनके द्वारा दिया गया था। ठीक है, अब इनकी क्या हो गई है, इनकी मृत्यु हो गई। तो इनकी मृत्यु होने के बाद, अब चूंकि ये रानी थी, तो यहाँ पर वंशवाद चलेगा। तो इनकी मृत्यु के बाद जेम्स वन जो है वो क्या बनेंगे, जेम्स फर्स्ट यहाँ पर राजा बनेंगे। और ये क्या करते हैं, इस कंपनी के अधिकार पत्र में वृद्धि कर देते हैं। तो जो कंपनी के पास 15 वर्ष का अधिकार पत्र था वो और आगे बढ़ गया। ठीक है, ये और आगे बढ़ जाएगा। अब इनके बाद क्या होते हैं, चार्ल्स प्रथम जो है वो राजा बनते हैं। यहाँ पर मैं आपको इसको बस एक कहानी के तौर पर बता रहा हूँ, और आपको कहानी के तौर पर ही याद रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। लेकिन अगर आपको ये सब बात याद नहीं है ना, अगर आपको ये सब बातें पता नहीं है, तो आगे आपको चीज़ें रिलेट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो अभी बस आपको इसको क्या करना है, एक कहानी के तौर पर सुनना है। ये जो वाला जो पॉइंट है, इसको एक कहानी के तौर पे ही आप सुनोगे और याद रखोगे। ठीक, तो यहाँ पर चार्ल्स प्रथम हो जाएंगे जेम्स प्रथम के बाद। और ये क्या रहते हैं, एक अयोग्य और उदासीन राजा रहते हैं। ठीक है, इनको ज़्यादा कोई मतलब नहीं रहता ईस्ट इंडिया कंपनी से। होता क्या है, 1623 में डचों और अंग्रेज़ों के बीच क्या हो जाता है, युद्ध हो जाता है। हमने देखा था ना कि डच भी क्या करते हैं, आते हैं भारत व्यापार करने के लिए। तो डचों के बीच और अंग्रेज़ों के बीच में युद्ध हो जाता है। और इस युद्ध में जो डच रहते हैं, ये अंग्रेज़ को खूब मारते हैं, बहुत नुकसान पहुंचाते हैं इनको, और खूब इनकी पिटाई भी करते हैं। अब इनकी बहुत ज़्यादा पिटाई होगी। अब ये जाएंगे किसके पास, ये राजा के पास जाते हैं और राजा से हेल्प मांगते हैं। तो राजा बोलते हैं कि तुम अपने साइड से व्यापार करने गए थे, तुम निपटो। तो वो किसी प्रकार से इनकी सहायता नहीं करते। और साथ ही साथ क्या बोलते हैं, कुछ टाइम बाद ये एक नई कंपनी खोलने और उसको भी व्यापार करने की क्या कर देते हैं, इजाज़त दे देते हैं। तो एक तो इनका हेल्प नहीं किया गया, ऊपर से इनके लिए कंपटीशन बढ़ा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, ये इस राजा से चिढ़ेंगे। अब चूंकि ये एक अयोग्य और उदासीन रहता है, तो बहुत जल्दी इसका भी ये क्या हो जाता है, तख्ता पलट हो जाता है। तो यहाँ पर एक नए राजा आते हैं क्रॉम्वेल नाम से। ठीक है, और ये जो क्रॉम्वेल रहते हैं, ये काफ़ी अच्छे राजा रहते हैं। ये क्या करते हैं,
कंपनी को खुश करने के लिए डचों के साथ युद्ध किया इन्होंने, और डचों के साथ युद्ध तो किया ही साथ इन्होंने इनको पराजित करके बैटमिंस्टर की संधि भी कर लिया 1654 में। अब ये बैटमिंस्टर की संधि क्या होता है कि युद्ध में अगर आप किसी को हरा दो, ठीक, या आप उसके साथ युद्ध कर रहे हो और आप, तो क्या होता है कि अगर आप कुछ प्रॉफिट लेना है तो आप उसके साथ क्या कर लो, संधि कर लो, ठीक है। तो ये डचों के साथ क्या कर लेते हैं, एक संधि कर लेते हैं, और इस संधि में ये खूब सारा पैसा यहाँ पर वसूलते हैं कि पिछले बार तुमने क्या किया था, हमको हराया था, हमारे जो कंपनी वाले उनको मारा था, तो इसके लिए क्या करते हैं, ये मुआवजा इनसे काफ़ी बड़ी मात्रा में वसूल करते हैं, जिससे क्या होता है कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है और कंपनी क्या होती है इनसे, इन राजा से जो है खुश होती है, ठीक है। इनके बाद आते हैं रिचर्ड कैम्पबेल, इनके बेटे, तो ये भी क्या रहते हैं, एक अयोग्य राजा रहते हैं, तो इनका भी टाइम कुछ ज़्यादा जल्दी चलता नहीं है। इनके बाद जो आते हैं वो आते हैं चार्ल्स द्वितीय अब राजा बन जाएंगे। अब चार्ल्स द्वितीय जैसे ही राजा बने, इनके पिताजी जो थे चार्ल्स प्रथम, ये उदासीन थे, लेकिन चार्ल्स द्वितीय क्या रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, अच्छे राजा रहते हैं। तो ये क्या करते हैं, इन्होंने कंपनी के हितों में बहुत ज़्यादा काम किया, कंपनी के लिए बहुत ही ज़्यादा ये क्या करते हैं, उनके एक तरीके से सबसे ज़्यादा क्लोज रहते हैं, हितैषी टाइप के रहते हैं, ठीक है। तो ये कंपनी को खुश करने के लिए क्या करते हैं, इनको 5 अतिरिक्त अधिकार दे देंगे। ये अधिकार क्या क्या रहेंगे कि अब कंपनी क्या कर सकती है, अपने लिए मुद्रा बनाने का अधिकार है, कंपनी क्या कर सकती है, मुद्रा बना सकती है, कंपनी के मूल्य में वृद्धि कर देता है। मूल्य मतलब जो बोलते हैं ना कि जो इसका शेयर है, या बोल सकते हैं इसका जो स्टॉक है वो बढ़ जाएगा, तो इसका जो मूल्य है वो बढ़ गया। इन्होंने क्या बोला कि पिछले बार तुम्हारे ऊपर अटैक हुआ था, डचों ने अटैक किया था, तो अब तुम क्या करो, किले बनाओ, ठीक है, किले बनाओ अपनी सुरक्षा के लिए, सेना रखो, किले बना के अकेले थोड़ी घूमोगे, सेना भी रख लो, तो सेना रखने का भी अधिकार दे देते हैं। और यहाँ पर बोला जाता है कि जो भी गैर ईसाई हैं इनसे तुम युद्ध करो, और युद्ध करने के बाद क्या करो, संधि भी करो। अब संधि करोगे तो तुमको बहुत फ़ायदा होगा, जैसे हमने देखा था कि लास्ट उसमें है ना, लास्ट वाले में देखा था कि संधि हुआ, संधि में बहुत ज़्यादा मुआवजा यहाँ पर वसूला गया। तो ये सारे क्या करते हैं, ये 5 अतिरिक्त अधिकार पत्र दे देते हैं कंपनी को। तो इससे क्या होगा, राजा चार्ल्स द्वितीय के आने से कंपनी की जो स्थिति है ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाती है, क्योंकि आप देख रहे हो कि ये इनके हितों में ही काम कर रहे हैं। और जो भारत में दूसरे व्यापारी कंपनी रहते हैं ये काफ़ी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि इनके पास इतने ज़्यादा अधिकार नहीं रहते जितना ईस्ट इंडिया कंपनी के पास होते हैं। अब क्या करते हैं, इसमें जो सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं वो होते हैं पुर्तगाली, क्योंकि सबसे पहले तो यही आए थे और यही सबसे ज़्यादा व्यापार करते थे पहले। अब सबसे ज़्यादा लॉस किसको हो रहा था, पुर्तगाली लोगों को ही हो रहा है। तो अब ये अब एक काम करेंगे कि ये क्या करते हैं, अब वैवाहिक संबंध स्थापित करेंगे, ठीक है। ये क्या करते हैं, राजा को खुश करने के लिए जो पुर्तगाल की राजकुमारी रहती है, राजकुमारी कैथरीन मेयो, तो कैथरीन मेयो का जो विवाह है ये चार्ल्स द्वितीय के साथ कर दिया जाता है, ठीक है। जो कैथरीन मेयो का विवाह किसके साथ हो गया, चार्ल्स द्वितीय के साथ। ये है पुर्तगाल की, और ये कहाँ है, ये ब्रिटेन के राजा हैं। अब इनको खुश करने के लिए जो भारत का जो बम्बई प्रांत था ये भी इनको क्या कर दिया जाता है, चार्ल्स द्वितीय को दे दिया जाता है एज अ दहेज, एज अ गिफ्ट टाइप का। सोचो, भारत का क्षेत्र जिसका पुर्तगाल से कोई लेना देना नहीं है, जो पुर्तगाल में नहीं है, और न जिसका ब्रिटेन से लेना देना है, ये क्षेत्र किसका है, बम्बई कहाँ पड़ता है, तो भारत में पड़ता है। लेकिन इसको क्या किया जा रहा है, दहेज में दिया जा रहा है, गिफ्ट में दिया जा रहा है, ठीक है। तो यही सब जो कारण रहता है जिसके वजह से भारत क्या होता है, गुलाम बनता है। क्योंकि ये जो बम्बई प्रांत है ना, इसमें क्या रहता है, उस टाइम पे पुर्तगालियों का जो है वो कब्जा रहता है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, चार्ल्स द्वितीय को खुश करने के लिए इनको गिफ्ट दे देते हैं। तो इन्होंने क्या सोचकर इनको गिफ्ट दिया कि चार्ल्स द्वितीय भी क्या करेंगे, हमारी कुछ मदद करेंगे। चार्ल्स द्वितीय भी जो है वो पुर्तगाली जो कंपनी है उनसे खुश रहेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि ये चार्ल्स द्वितीय जो है, चार्ल्स द्वितीय के द्वारा ये जो बम्बई वाला क्षेत्र है ये किसको दे दिया जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देते हैं, ठीक है। इनको जो गिफ्ट मिला था, दहेज मिला था, उसे किसको दे दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। और साथ ही साथ बोला कि अब ये तुम्हारी ज़मीन है बेटा, तुम यहाँ पे क्या कर सकते हो, नियम बना सकते हो, तुमको किसी भी प्रकार का नियम बनाने का यहाँ छूट है, ठीक है। यहाँ पे तुम न्यायपालिका भी स्थापित कर सकते हो। तो इस प्रकार से जो क्षेत्र जो कि ओरिजिनली किसका है, भारत का है, लेकिन उस टाइम पर इसमें पुर्तगालों का कब्जा रहेगा, जिसको वो गिफ्ट कर दे रहे हैं, किसको, ब्रिटेन के राजा को, ठीक है। तो ये जो क्षेत्र है, ये बम्बई वाला क्षेत्र है, ये किसको मिल गया, ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गया। क्लियर है। अब आगे चलते हैं। इसके बाद जो राजा बनते हैं वो बनते हैं जेम्स द्वितीय। और जेम्स द्वितीय भी क्या करते हैं, ये भी कंपनी का बहुत ज़्यादा विस्तार करते हैं।
इनके टाइम पे क्या होता है, ये 1686 में कंपनी को नौसेना रखने की छूट दे देते हैं। ठीक है, अभी तक ये व्यापार करते थे ना, तो व्यापार करते थे तो ये सेना रखते थे, लेकिन सेना भी कैसी होती थी, स्थल की सेना रहती थी। अब यहाँ पर जेम्स द्वितीय आए, इन्होंने क्या बोल दिया कि अब तुम क्या कर सकते हो, अपने लिए सेपरेट नौसेना भी रख लो, और अगर तुम्हारा किसी से युद्ध होता है तो तुम सैनिक कानून भी लागू करो। सैनिक कानून का मतलब यह है कि अगर कभी भी युद्ध होता है तो क्या करेगा, जो ब्रिटेन की भी जो आर्मी है वो तुम्हारी हेल्प के लिए आएगी, और तुम अपने अपने सिक्के भी यहाँ पे क्या कर सकते हो, सिक्के भी ढाल सकते हो। ठीक है, तो ये इनको और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर एडवांस वो मिल गया, इनको एडवांटेज मिल गया। और इनके टाइम पे क्या होता है, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है, 1687 में ब्रिटिश क्राउन ने कंपनी को जो है वो मद्रास में नगर पालिका बनाने का अधिकार दे दिया। ठीक है, तो सबसे पहले जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो बनेगा, म्यूनसिपैलिटी जो सबसे पहले बनेगी, ये कहाँ बनेगी, मद्रास में। कौन बना रहा है इसको, तो ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत इन्होंने क्या किया, अधिकार दिया है कंपनी को बनाने का। ठीक, अब क्या होता है, 1688 का टाइम आता है और इंग्लैंड में भी क्या हो जाता है, तख्ता पलट हो जाता है। कुछ समय के लिए यहाँ पर क्रांति हो जाती है और यहाँ पर इंग्लैंड का जो तख्ता पलट हो जाता है, और यहाँ पर विंग पार्टी करके एक रहती है, वो सत्ता में आ जाती है। और ये सत्ता में आ जाती है जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी से काफ़ी ज़्यादा चिढ़ती है, तो ये इनकी घोर विरोधी रहती है। तो अब जाहिर सी बात है, ये जो सत्ता में आ रहे हैं वो कंपनी के लिए कुछ काम करेंगे नहीं, है ना, ये कंपनी के लिए थोड़ी ना कुछ काम करेंगे, ये तो उल्टा उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो ये क्या करते हैं, नए कंपनियों को भी अधिकार देते हैं कि तुम भी जाओ भारत के साथ क्या करो, व्यापार करो। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी इस टाइम तक इतना स्ट्रांग हो जाती है कि ये किसी को भी भारत आने नहीं देती। साथ ही साथ ये क्या करती है, ये जो विंग पार्टी रहती है, जो इनकी विरोधी रहती है, इनको भी क्या कर लेते हैं, ये खरीद लेते हैं, अपने साथ मिला लेते हैं। ठीक है, तो अब अगर कोई है व्यापार की दृष्टि से भारत में, तो एक ही है, वो है ईस्ट इंडिया कंपनी। तो आप ये समझ सकते हो कि 1698 आते तक ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो कितना स्ट्रांग हो चुकी है। इसके पास बम्बई वाला पूरा क्षेत्र है, मद्रास वाला क्षेत्र है, बंगाल तो खैर इन्होंने अभी नहीं जीता, कुछ टाइम बाद इनके पास बंगाल भी आ जाएगा। तो इस तरीके से कंपनी जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है हर चीज़ से। ठीक है, तो ये तो हो गया पूरा हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में A to Z, कि कंपनी किस प्रकार से बना और कंपनी किस तरीके से इतनी शक्तिशाली बनती है। तो ये आपको याद रखना है ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित सारी चीज़ों को। ठीक है, इसमें कुछ ही फैक्ट ऐसे हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। बाकी यहाँ पे जो हमको याद रखना है वो बस इतना याद रखना है कि कंपनी किस प्रकार से स्ट्रांग बन रही है। ठीक है, अब इन्हीं के आधार पर ही क्या होगा, आगे जाके हम बहुत सारे कानून देखेंगे। ठीक है, जो एक्ट बनते हैं, जो चार्टर बनते हैं, वो कुछ तो इसके अंडर में बनेंगे, कंपनी के अंडर में, और कुछ जो है वो क्राउन के अंदर बनेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपको थोड़ा सा स्टोरी और पता चलेगा कि भारत में भी क्या होता है, इस टाइम पे कुछ ना कुछ युद्ध होते रहता है, जिसका सीधा प्रभाव पड़ेगा ये जो भारत का जो संवैधानिक विकास होगा उसके अंतर्गत। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। इस वीडियो को आप कम से कम 1 से 2 बार देखा करिए, तो ये सारी चीज़ें क्या होगी, आपके दिमाग में हूबहू छप जाएगी, तो आपको याद करना नहीं पड़ेगा। ठीक, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।